वेलकम अगेन बच्चों, आपका नई क्लास में फिर स्वागत है। हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हुए आज हम पढ़ते हैं विद्युत आवेश के मूल गुण या बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम अब पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। फिर मेथड ऑफ चार्जिंग हमने पढ़ा कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। फिर हमने पढ़ा अर्थात गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप GLE। उसके बाद हमने पढ़ा जो चार्ज की SI यूनिट, CGS यूनिट, इसके आपकी जो डायमेंशन फॉर्मूला उसको हम अध्ययन कर चुके हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। तो इसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वह एडिटिव प्रॉपर्टी या विद्युत आवेश की योज्यता। तो ये बताते हैं क्या है बेटा। देखो, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है विद्युत आवेश की योज्यता। विद्युत आवेश की योज्यता, योज्यता में जोड़ना, योज्यता, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अरे जोड़ना तो हम जानते ही हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि विद्युत आवेश, जैसे हमारे पास एक सिस्टम है, उस पर खूब सारे पार्टिकल है, किसी पार्टिकल पर Q1 चार्ज है, किसी पे Q2 है, किसी पे Q3 है। अब चार्ज तो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो प्रश्न ये उठता है कि इनको जोड़े कैसे। तो बच्चों, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है या विद्युत आवेश है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, यह अदिश राशि है। और हम जानते हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं या सदिश राशि हैं, उनको वेक्टर लॉ से ऐड करते हैं, और जो स्केलर क्वांटिटी है उनका एल्जेब्रिक सम होता है या बीजगणितीय योग, जिसमें फिजिकल क्वांटिटी को चिन्हों के साथ जोड़ा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक सम या बीजगणितीय योग। तो विद्युत आवेश की योज्यता क्या है, इस पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि किसी भी निकाय पर कुल आवेश निकाय पर उपस्थित कणों के आवेशों के बीजगणितीय योग मींस एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। माना हमारे पास कोई सिस्टम है जिस पर कितना चार्ज है, माना Q1 है, ये पॉजिटिव है, फिर माना Q2 नेगेटिव है, माना Q3 भी नेगेटिव है, माना Q4 फिर अगेन पॉजिटिव है। इस तरह से आपके पास Qn चार्जेज हैं। तो सिस्टम पर जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा? टोटल चार्ज इनका एल्जेब्रिक सम होगा, अर्थात Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3 प्लस Q4 प्लस एंड सो ऑन Qn, अर्थात चार्ज को उनके साइन सहित ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 प्लस एंड सो ऑन प्लस Qn। ठीक, इस तरह से सपोज करो हमारे पास ये कोई सिस्टम है, इस पर प्लस 3 कूलम, माइनस 2 कूलम, माइनस 1 कूलम, प्लस 5 कूलम चार्ज है। तो टोटल चार्ज क्या होगा? Q इक्वल टू प्लस 3 कूलम प्लस माइनस 2 कूलम प्लस 5 कूलम प्लस माइनस 1 कूलम, ये टोटल चार्ज हो जाएगा। अब प्लस के कितने हो गए? 5 और 3 8, और माइनस के 2 और 1 3, माइनस 3 कूलम, तो कितना हो गया ये बच्चों? 5 कूलम। तो इस तरह से इसको विद साइन ऐड करेंगे, इसको क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक सम। और ये क्या कहलाती है? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस तरह से किसी भी सिस्टम पर टोटल चार्ज निकाला जाएगा इस तरीके से। तो ये जो पहली प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बच्चों, जो चार्ज की सेकंड बेसिक प्रॉपर्टी है वो है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पर कई बार बोर्ड में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन मींस क्या है।
जब कोई किसी फिजिकल क्वांटिटी के सभी मान पॉसिबल नहीं होते हैं और कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं जो ही पॉसिबल है, और वो एक मिनिमम क्वांटिटी का इंटीग्रल मल्टीपल होती है, ठीक, तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज्ड कहलाती है। अर्थात हम ये लिख सकते हैं, इसको लिखे तो, कि जब किसी निकाय पर कुल आवेश किसी न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है तब वह भौतिक राशि क्वांटीकृत कहलाती है। उसको क्या बोलेंगे? क्वांटाइज्ड। तो अब हम किसकी बात करते हैं? आवेश का क्वांटीकरण। तो इसको क्या लिखेंगे? किसी निकाय पर सिस्टम पर कुल आवेश, टोटल चार्ज, कुल आवेश एक न्यूनतम आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन के आवेश न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉन का उत्तर का पूर्ण गुणज यानी इंटीग्रल मल्टीपल पूर्ण गुणज होता है, इसे विद्युत आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटीकरण कहते हैं। अर्थात इन मैथमेटिकल फॉर्म या गणितीय रूप में, मैथमेटिकल फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज Q प्लस माइनस NE। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि किसी भी सिस्टम पर जो टोटल चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पूर्ण गुणज या इंटीग्रल मल्टीपल होगा, वेयर n 1 2 3 एंड सो ऑन एंड E 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम ये होगा। तो आपके किसी भी सिस्टम पर जो चार्ज होगा या तो 1 मिनिमम कितना होगा, या तो 0 है, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, या फिर n इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो किसी भी सिस्टम पर जो मिनिमम चार्ज होता है वो किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। और इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही फंडामेंटल चार्ज या चार्ज का क्वांटा कहते हैं। मूल आवेश या आपका आवेश का क्वांटा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश को आवेश का क्वांटा होता है पैकेट, या मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज मूल आवेश कहते हैं। तो आपसे पूछे प्रश्न में कि मिनिमम आवेश का मान बताओ जो ट्रांसफर हो सकता है इलेक्ट्रॉन के बराबर। आवेश के क्वांटा का मान बताए तो यही है, फंडामेंटल चार्ज या मूल आवेश बताए तो यही है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू लिखो, आवेश चार्ज के क्वांटा की वैल्यू लिखो, या उस मिनिमम चार्ज की वैल्यू लिखो जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो सकता है, वो किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। इसको चार्ज का क्वांटा या क्वांटा मींस होता है पैकेट या फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। अब बच्चों ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या आवेश के क्वांटीकरण का पता सबसे पहले किसके लगाया था? मिलीकन का ऑयल ड्रॉप मेथड आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हम यहाँ भी पढ़ेंगे फिजिक्स में भी। तो उसमें पाया गया कि जो ऑयल ड्रॉप है या तेल की बूंद है उस पर जो चार्ज है वो एक मिनिमम चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है या पूर्ण गुणज है। तो उसके द्वारा सबसे पहले पता लगाया। तो क्वेश्चन पूछे कि आवेश के क्वांटीकरण का किसने पता लगाया? साइंटिस्ट मिलीकन के ऑयल ड्रॉप मेथड द्वारा सबसे पहले पता चला। अब एक्चुअली क्या है, यह भी पाया गया कि न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर आपके क्वार्क नामक के कण पाए जाते हैं। वो आपके कोर्स में नहीं है, बोर्ड में तो नहीं, फिर भी जानकारी होनी चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर क्वार्क कण पाए जाते हैं। वो कई प्रकार के होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, ठीक, स्ट्रैंड क्वार्क, और भी और टाइप के होते हैं। और कुछ क्वार्क पर चार्ज होता है +-2/3
कुछ में होता है ±1/3। ठीक, तो आपके जो अप क्वार्क होता है 2/3, डाउन क्वार्क +1/3। तो इस तरह से आपके प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर वो इन क्वार्क कणों से मिलके बने होते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ गया होगा साहब ये तो इलेक्ट्रॉन से कम आवेश भी हो गया ना। आप तो कह रहे थे कि किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा, भिन्न में नहीं हो सकता, पॉइंट में नहीं हो सकता। यहाँ तो 1 कूलम से कम चार्ज हो गया। लेकिन बच्चों ध्यान रखिए ये जो क्वार्क कण है इनका न्यूक्लियस के बाहर कोई अस्तित्व नहीं है, ये केवल नाभिक के अंदर ही पाए जा सकते हैं। और जो नाभिक के अंदर पाए जा सकते हैं वो चूंकि अब बाहर नहीं मिल रहे हैं, अतः हम ये नहीं कह सकते कि आवेश का क्वांटीकरण फेल हो गया। नहीं, आवेश का क्वांटीकरण अब भी लागू है, क्योंकि ये जो कण है इनका अस्तित्व केवल न्यूक्लियस के भीतर ही होता है। ठीक, तो क्वार्क नाम के कणों के पाए जाने पर भी चार्ज का जो क्वांटाइजेशन का जो लॉ है वो अब भी फुलफिल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वार्क कण कहलाता है। अब बच्चों देखो क्वांटाइजेशन पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। चूंकि आपका जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है Q ± NE। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज की वैल्यू दे देगा और आपसे पूछेगा कि उस ऑब्जेक्ट ने कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ग्रहण किया है, अथवा उसने उसको त्यागा है अर्थात लूज किया है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है उसने ग्रहण किया है, त्याग किया है, वो साइन से पता चलेगा। यदि चार्ज वो प्लस में देता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं, और चार्ज माइनस में देता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके लिए हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो n इक्वल टू क्या हो गया, Q/E। Q वो जितना चार्ज देता है उसकी वैल्यू रख दो, E की जगह रख दो इलेक्ट्रॉन का आवेश, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता चल जाएगा कि उस सिस्टम ने कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है या कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कई बार वो चार्ज देके पूछता है कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है, तो उसके लिए हमें अगेन यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। n की वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू यदि पूरी नंबर आती है तब तो पॉसिबल है, और पूरी नंबर नहीं आती तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम इसके द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है इसके छोटे क्वेश्चन इसके द्वारा कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, गेन किए, या कोई चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर पॉसिबल है या नहीं है, तो इस फॉर्मूले के द्वारा उसको हम सॉल्व करते हैं। अब आपकी जो थर्ड बेसिक प्रॉपर्टी है वो है आपका विद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन या संरक्षण का मतलब होता है कि जब कोई फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, न तो घटे और न बढ़े, तो फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व कहलाती है। तो विद्युत आवेश को न तो नष्ट कर सकते और न उत्पन्न कर सकते, अर्थात किसी विलगित निकाय पर कुल आवेश सदैव नियत रहता है। अर्थात विद्युत आवेश को उत्पन्न, प्रोड्यूस या नष्ट, डिस्ट्रॉय, नष्ट नहीं किया जा सकता। क्या करते हैं केवल हमने पढ़ा, केवल हम ट्रांसफर करते हैं। तो विद्युत आवेश को प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसे क्या सकता, अर्थात किसी विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम पर कुल आवेश सदैव क्या रहता है, नियत या कांस्टेंट रहता है। इसे क्या कहते हैं, इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। आवेश
संरक्षण का नियम कहते हैं। इसको मैथमेटिकल लिख सकते हैं कि Q चार्ज ऑन ए बॉडी इज अर्थात विलगित आइसोलेटेड विलगित इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट। अब आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जो किसी दूसरे सिस्टम के कांटेक्ट में नहीं होता, उससे लेन देन नहीं करता। तो ये आपका क्या है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल बता देते हैं, उसके द्वारा आपको कंजर्वेशन चार्ज का कंजर्वेशन समझाएंगे। बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो पहला एग्जांपल है वो तो हमारे फ्रैक्शन में देखा था। तो नंबर फर्स्ट एग्जांपल क्या है, घर्षण प्रक्रिया में। घर्षण प्रक्रिया में तो हमने देखा कि यदि घर्षण प्रक्रिया में एग्जांपल लिख सकते हैं कि जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रब किया जाता है या घर्षण कराया जाता है तो कांच की छड़ और रेशम पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। तो घर्षण से पूर्व टोटल चार्ज कितना था, 0, क्योंकि कांच की छड़ पर 0, रेशम पर 0, 0 प्लस 0 0 और घर्षण के बाद जो आवेश है वो कांच की छड़ पर जितना धनावेश है उतना ही रेशम की छड़ पर ऋणावेश है। तो बाद में टोटल चार्ज कितना है, 0। अतः घर्षण प्रक्रिया में आवेश क्या है, संरक्षित। तो हम लिख सकते हैं कि जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो इस सिस्टम होगा यहाँ पर कांच की छड़ प्लस रेशम पर घर्षण से पूर्व और घर्षण से पश्चात कुल आवेश क्या रहता है, नियत रहता है। हम इस तरह लिख सकते हैं कि एक आपकी क्या होगी, कांच की छड़, इस पर आवेश कितना है, आवेश है 0। और दूसरा क्या है आपका सिस्टम में, रेशम, इस पर भी आवेश कितना है, इस पर भी आवेश कितना है, 0। ये आपका घर्षण से पूर्व, घर्षण से पूर्व। अब घर्षण करने के बाद घर्षण से पश्चात क्या हो गया, कांच की छड़, माना कांच की छड़ ने n इलेक्ट्रॉन चार्ज दिए, इस पर चार्ज कितना आएगा, Ne प्लस Ne। और आपका रेशम है, रेशम ने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लिया, गेन कर लिया, तो इस पर चार्ज कितना हो गया, Ne। तो बताओ आपका टोटल चार्ज या कुल आवेश अब भी कितना हो गया, आप इस सिस्टम जोड़ लो तो क्या हो गया, 0। यह आपका कांच की छड़ और रेशम दोनों को एक सिस्टम बना गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि घर्षण प्रक्रिया में आवेश क्या है, संरक्षित। दूसरा जो उदाहरण है आपका युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन या पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन क्या है कि जब 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का गामा फोटोन मैटर से इंटरेक्ट करता है तो दो पार्टिकल पैदा होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। कि आपका गामा फोटोन प्लस किससे, मैटर से, अर्थात द्रव से इंटरेक्ट करता है। तो आप देखो यहाँ पर चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, 0। गामा फोटोन प्लस मैटर इंटरेक्ट करते हैं तो एक जो आपका आता है पॉजिट्रॉन और दूसरा आता है आपका इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जिसका मास तो इलेक्ट्रॉन के बराबर है लेकिन चार्ज इस पर जितना नेगेटिव होता है उसी सेम मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पार्टिकल कहलाता है पॉजिट्रॉन और ये कहलाता है, ये आपका जानते हो, इलेक्ट्रॉन। तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर उतना पॉजिट्रॉन पर, तो आपका टोटल चार्ज अगेन क्या आ गया, 0। और यहाँ भी कितना था, 0। तो यहाँ पर ये पेयर आया इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, इसलिए इस रिएक्शन को पेयर प्रोडक्शन या युग्म उत्पादन कहते हैं। तो पेयर प्रोडक्शन जो अभिक्रिया है उसमें भी आपका चार्ज कंजर्व रहता है, आपके रिएक्शन से पूर्व और बाद में टोटल चार्ज उतना ही रहता है। थर्ड एग्जांपल अब आप बताते हैं। थर्ड जो एग्जांपल आपका रेडियो एक्टिव विघटन में, रेडियो एक्टिव विघटन में ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे हम कि जैसे आपका यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है
92 यूनियम 238। ये आपका क्या एक अल्फा पार्टिकल को निकाल देता है। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2He4 न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम का नाभिक साथ में, और क्या आ जाता है 90 थोरियम 234 थोरियम का न्यूक्लियस बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका कितना चार्ज है, यहाँ पर इस न्यूक्लियस पर कितना चार्ज है 92 प्रोटॉन है, इसलिए क्या होगा प्लस 92E। और यहाँ पर टोटल चार्ज कितना हो गया सिस्टम का टोटल चार्ज, ये दोनों, तो ये क्या हो गया प्लस 2E यहाँ पर अल्फा पार्टिकल पर और प्लस 90E थोरियम पर, तो टोटल कितना प्लस 92E। तो आप देखिए रेडियो एक्टिविटी के है, ये जो रेडियो एक्टिविटी ये रेडियो एक्टिविटी के है, यहाँ पर भी आपका टोटल चार्ज कंजर्व है। इस नेचर में ऐसा कोई भी एग्जांपल नहीं है जिसमें आवेश का जो संरक्षण है या कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फॉलो नहीं होता है। अतः और भी काफी सारी है एग्जांपल्स हैं, लेकिन आप इतने बहुत, तो इस तरह से हम बता सकते हैं उदाहरण द्वारा कि आवेश संरक्षित रहता है। तो बच्चों ये तो थी आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी या बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इनके अलावा भी अदर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है, उनके बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं। विद्युत आवेश के अन्य गुण, विद्युत आवेश के अन्य गुण, वो तो आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज थी, कुछ और भी है सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नंबर फर्स्ट बताओ, इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर है वेक्टर, अभी चर्चा किया था स्केलर। तो फर्स्ट है विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज अदिश राशि, अदिश या स्केलर राशि है। नंबर 2 कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है वो मास से संबद्ध या उससे जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है। विद्युत आवेश द्रव्यमान से संबद्ध या अटैच गुण है, अर्थात बिना द्रव्यमान के आपका आवेश नहीं हो सकता। इस नेचर में ऐसा कोई पार्टिकल नहीं हो सकता कि जिसमें द्रव्यमान नहीं और चार्ज हो, अर्थात द्रव्यमानहीन या मासलेस कण आवेशित नहीं हो सकता, उस पर चार्ज नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल करते हैं आपका फोटोन, आपके न्यूट्रिनो, ये ऐसे पार्टिकल है जो मासलेस पार्टिकल है। तो आपसे एग्जांपल पूछे ऐसे दो कणों के नाम लिखिए जिन पर द्रव्यमान शून्य और आवेश भी नहीं है, वो कौन कौन से हैं? फोटोन और न्यूट्रिनो। फोटोन को गामा फोटोन से लिख देते हैं, न्यूट्रिनो को आपका ये सिंबल है, ठीक है न्यूट्रिनो, ये क्या है गामा फोटोन। तो ये आपके मासलेस पार्टिकल है और जब मास नहीं होगा तो फिर चार्ज भी नहीं होगा। लेकिन इसका अपोजिट सही नहीं है, अर्थात यदि किसी पार्टिकल में मास है, उसमें द्रव्यमान है, तो आवेशित हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मास है और चार्ज भी है, लेकिन न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें मास है लेकिन चार्ज नहीं है। तो ये तो सही है, लेकिन इसका अपोजिट सही नहीं हो सकता। अर्थात यदि कोई पार्टिकल मासलेस है तो उस पर चार्ज नहीं होगा, लेकिन यदि उसका मास है तब वो उस पर चार्ज हो भी सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और नहीं भी हो सकता जैसे न्यूट्रॉन। तीसरी जो प्रॉपर्टी है कि विद्युत आवेश निश्चल या इनवेरिएंट होता है। कि निश्चल इनवेरिएंट का तात्पर्य है कि बच्चों देखो जो मास है वो रेस्ट मास है तो उसकी वैल्यू अलग है, और वो मोशन में होता है
तो मास की वैल्यू बदल जाती है। जो आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन से m = m0 1 वो √1 - v²/c², ये आपका रेस्ट मास है और ये आपका रिलेटिव मास है। जब वो मोशन में होगा तो मास ये है, रेस्ट में होगा तो ये है, लेकिन चार्ज के मामले में ऐसा नहीं होगा। अर्थात चार्ज एट रेस्ट = चार्ज एट मोशन। अर्थात रेस्ट पर मास और मोशन मास बराबर होगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसका आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इनवेरिएंट होता है और निश्चल होता है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्ज या सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, नेगेटिव ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन यदि अर्थात लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, लेकिन अनलाइक चार्ज अर्थात वन पॉजिटिव और दूसरा क्या हो नेगेटिव, तो एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी होगी कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित या रिपेल करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट या आकर्षित करते हैं। ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी होगी। फिर देखो कि यदि आपके पास 2 चार्ज हैं Q1 और Q2 और इसके बीच में कोई फोर्स लग रहा है, तब यदि कोई तीसरा चार्ज सपोज करो Q3 आ जाता है, तो इनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किसी तीसरे चार्ज की प्रेजेंस से इफेक्ट नहीं होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है। ये प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी 6, इस पर कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आवेश जब रेस्ट को होता है, क्यों किसमें हो रेस्ट, तो तब तो ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और क्यों जब यूनिफॉर्म मोशन में हो अर्थात एक समान वेग से चले, तो आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अर्थात हमने पढ़ा है कि जब धारा क्या पैदा करती है चुंबकीय क्षेत्र, तो जब आवेश चलेगा तो धारा बहेगी, तो विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछता है स्थिर आवेश कौन सा क्षेत्र पैदा करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र। और यूनिफॉर्म मोशन में हो या एक समान वेग से चले तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। और क्यू जब एक्सीलरेट हो अर्थात त्वरित हो बदलते हुए से चले, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और निकलेगा। तो जब आवेश, तो हम लिख सकते हैं स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, एवं त्वरित आवेश विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित करता है। इस तरह से बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। थैंक यू।